So first of all, a very warm good morning to all students. और गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने बायो फर्टिलाइजर कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए, यस सर। जब हम सॉइल में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा केमिकल्स का यूज करने से जो एनिमल जो इन क्रॉप वगैरह को कंज्यूम करेगा, जैसे ह्यूमन होगा या अदर एनिमल होगा, जैसे कंज्यूम करेंगे, तो उनके इसको कंज्यूम करने से उनमें कई तरह की डिजीज और कई टाइप के कैंसर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि भाई केमिकल का यूज कम से कम हो या बिल्कुल यूज ना हो, और ताकि एनिमल्स की हेल्थ भी मेंटेन रहे, और इसके अलावा जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी हम मेंटेन रख सकें, इसके लिए फिर हमारे पास इकोलॉजिकल फार्मिंग आती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है। जी बोलिए हर्ष, कोई डाउट है? देखिए, तो फिर हमने क्या करा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग या इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या इकोलॉजिकल फार्मिंग क्या होती है? इसमें द फार्मिंग in which chemical fertilizers herbicides और पेस्टिसाइड्स आर मिनिमली यूज्ड। मिनिमली मतलब बहुत ही कम इनका यूज होगा। मिनिमली यूज, बहुत कम यूज करें, और नो यूज, इसका कोई यूज ही ना करें। नॉट यूज्ड एट ऑल, इन्हें यूज ना किया जाए। इस तरह की फार्मिंग को बोलते हैं हम लोग क्या? इस तरह की फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें फिर क्या करें? फिर इसमें जैसे मैन्योर वगैरह की जगह हम इसमें जो रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट है वो सब यूज करते हैं, या जो बायो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम इसमें बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें इंस्टेड ऑफ मैन्योर्स की जगह क्या यूज करेंगे? यूज रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट या फार्म वेस्ट, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी जगह क्या यूज करोगे? केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं ये नेक्स्ट लास्ट क्लास में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसमें हम बायो फर्टिलाइजर वगैरह को यूज करेंगे। इससे क्या होगा, कोई भी डिजीज नहीं होगी, या सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, वो भी खराब नहीं होगी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ फायदे हैं, एडवांटेज हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ हम बात करते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करेंगे तो हम कोई केमिकल वगैरह तो यूज कर नहीं रहे हैं, सारी नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला फायदा इसका ये है, नेचुरल इकोसिस्टम इज नॉट डिस्टर्ब। नेचुरल इकोसिस्टम इज नॉट डिस्टर्ब। सबसे पहला फायदा तो यही है कि नेचुरल इकोसिस्टम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी प्रिजर्व रहती है या मेंटेन रहती है। सॉइल फर्टिलिटी इज प्रिजर्व, प्रिजर्व रहेगी या हम बोल सकते हैं मेंटेन्ड रहेगी। इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट जो है केमिकल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं वो सब अवॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। इसके अलावा इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व रहती है। सॉइल फर्टिलिटी इज प्रिजर्व, और जो हार्मफुल इफेक्ट होता है केमिकल्स का, हार्मफुल इफेक्ट जो होता है लिविंग के ऊपर, वो अवॉइड हो जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ chemicals on living organism are avoided। हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कई सारी डिजीज होंगी कुछ केमिकल की वजह से ऑर्गेनिज्म में कई डिजीज देखी जा सकती हैं, तो वो सारी डिजीज यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगी यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से और क्या फायदा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, ये सब नहीं होगा। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, soil does not takes place, does not takes place। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब देखने को नहीं मिलेगा यदि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इरिगेशन। तो यहाँ तक आप ये पॉइंट नोट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है
वाटर प्रोवाइड कराना, क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कराने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। और इरिगेशन हम कैसे कर सकते हैं? कैनाल के थ्रू वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये आपका वेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू हो सकता है, इसको हम इरिगेशन कहेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन। इरिगेशन देखिए, इरिगेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई कराने का जो प्रोसेस है, और कहाँ कराएंगे? ग्रोइंग फील्ड के अंदर, ग्रोइंग इन द फील्ड। जो क्रॉप प्लांट्स फील्ड्स में ग्रो कर रही हैं उनको वाटर प्रोवाइड कराना। और ये कैसे कर सकते हैं? बाय मींस ऑफ किस किस के द्वारा? कैनाल से, इसके अलावा रिजर्वोयर से, इसके अलावा आपका ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल से, वेल से, एटसेट्रा। इसको बोलते हैं हम लोग इरिगेशन। कॉल्ड इरिगेशन, ये है आपका इरिगेशन। ठीक है, अब देखिए, जो इरिगेशन है क्रॉप का, वो दो चीजों पे बेस करता है। दो फैक्टर हैं जिन पर इरिगेशन डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जी बोलिए, क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है? देखिए, irrigation of crop plant depends on two factors। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं? नंबर वन, पहला है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन ये क्या है? देखिए, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन की यदि बात करें तो इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट है अलग अलग क्रॉप की, अलग अलग स्टेज पे, उसकी ग्रोथ के अलग अलग स्टेज पे, ग्रोथ की अलग अलग मैच्योरिटी पर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम अगर पैडी क्रॉप की बात करें, पैडी क्रॉप मतलब जो चावल की खेती है उसकी बात करें, तो पैडी क्रॉप को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको हम स्टैंडिंग वाटर में ट्रांसप्लांट करेंगे। मतलब जहां पर पानी रुका हुआ है बहुत ज्यादा, जहां पानी है वहां लगाएंगे उसमें। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर लगातार हमें वाटर प्रोवाइड कराना होगा, कंटिन्यूसली हम इसे वाटर प्रोवाइड कराते रहेंगे। जबकि यदि हम वीट की बात करें, कॉटन की बात करें, मेज की बात करें, तो इसमें इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्टेज पे जो अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, कि आपको क्रॉप के हिसाब से उसको वाटर प्रोवाइड कराना है कि किस क्रॉप को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कितने वाटर की जरूरत है ग्रो करने के लिए। तो पहला हो गया क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन में हम यही लिख सकते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट
water requirement of different crops are different at different stage of their growth and maturation. जैसे जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप is transplanted in standing water, जहाँ पानी हो ना रुका हुआ, जिस खेत में पानी वानी भरा हुआ है उसमें हम इस पैडी क्रॉप को लगाएंगे, वहां ट्रांसप्लांट कर देंगे। और एंड कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई, और कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करते रहेंगे। एक और एग्जांपल देखें, यदि हम वीट की बात करें, वीट, ग्राम, कॉटन, मेज, इनकी यदि बात करोगे तो इनमें क्या होता है, नॉट सच रिक्वायरमेंट, इनको इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे पैडी को रिक्वायरमेंट है, तो इतनी रिक्वायरमेंट इन्हें नहीं होगी। तो पहला हो गया क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, इसे नोट कर ले, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन में, जैसे क्रॉप बेस्ड इरिगेशन में तो क्रॉप पर डिपेंड कर रहा है कि अलग अलग क्रॉप को और अलग अलग तरीके से वाटर की रिक्वायरमेंट है, किसी को कंटिन्यूस पानी चाहिए, ज्यादा चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। क्रॉप बेस्ड सॉइल बेस्ड इरिगेशन में सॉइल पर डिपेंड करता है इरिगेशन कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम उसमें वाटर प्रोवाइड करें। तो ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास सॉइल बेस्ड इरिगेशन। देखिए, सॉइल बेस्ड इरिगेशन की यदि बात करें तो इरिगेशन जो है इसमें वो सॉइल के नेचर पर डिपेंड करेगा जिसमें हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन nature of soil, nature of soil in which crop is grown, जिसमें क्रॉप को ग्रो कराया जा रहा है उस सॉइल के नेचर पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दो वीट की क्रॉप है जिनको हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक को सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, दूसरे को क्ले में ग्रो कर रहे हैं। तो हमें सैंडी सॉइल में ज्यादा फ्रिक्वेंटली बार बार पानी देना होगा एज कंपेयर टू क्ले सॉइल के मुकाबले। इफ टू wheat crop grow together, in,
टू डिफरेंट सॉइल। और कौन कौन सी सॉइल है? एक तो है सैंडी सॉइल और दूसरा है क्ले सॉइल। तो यहाँ पर क्या होगा? इट रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट सप्लाई ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होगा? लेस है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉइल बेस्ड इरिगेशन। अब हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में कि हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे जो अलग अलग इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसमें दो मेन इरिगेशन सिस्टम हमें समझने हैं। एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा इरिगेशन सिस्टम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम हम ये बोल सकते हैं देयर आर डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग इरिगेशन सिस्टम है। जैसे पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम देखिए, इसकी यदि बात करें, ये एक वाटर एफिशिएंट सिस्टम है। और ये क्या होता है, कैनाल में इसको लगाया जाएगा इरिगेशन सिस्टम में ऐसे एरिया में। कहाँ कहाँ पर? ये हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये लगाया जाता है। इसमें एक डिवाइस होती है, जैसे आपने देखा होगा आपके हरियाणा वगैरह में, खेतों वगैरह में एक डिवाइस लगी होती है। और वो एक पाइप के थ्रू जा रहा होता है इसमें। और वो पाइप एक डिवाइस में ओपन होगा, उसके ऊपर एक नोजल लगा होगा। नोजल लगातार रोटेट करता रहेगा, रिवॉल्विंग नोजल होगा, जिससे वाटर जो है वो क्रॉप को, जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर वाटर जो है वो पड़ता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसके बारे में लिख देते हैं हम। इट इज वाटर एफिशिएंट सिस्टम। ये एक वाटर एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें होता क्या है, इसमें एक डिवाइस होती है, a device having perforated rings। इसमें परफोरेटेड रिंग्स होंगी और एक स्मॉल स्टैंड होता है। और स्मॉल स्टैंड, एक छोटा सा स्टैंड रहेगा जिसमें एक रिवॉल्विंग नोजल लगा होगा विद रिवॉल्विंग नोजल। ये नोजल घूमता रहेगा, रिवॉल्विंग नोजल है, जिससे क्या होगा, टू विच a base is attached।
ये इसके बेस के साथ जुड़ा हुआ है और इससे क्या होगा, वाटरिंग होती रहेगी लगातार क्रॉप पे। इज यूज टू वाटरिंग क्रॉप प्लांट। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है ये वाटर को सभी क्रॉप प्लांट पर, फील्ड में जो है उन पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। दिस स्प्रेड वाटर यूनिफॉर्मली ऑन क्रॉप प्लांट्स ऑन फील्ड। और ये कहाँ देखा जाता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। यहाँ पर हम इसकी लोकेशन लिख देते हैं, ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, यहाँ लिख देते हैं, फाउंड इन हरियाणा। ये तो आपको याद भी रहेगा क्योंकि आपके एरिया में यही है, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर आपको यही स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है। अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और उसी के साथ हमारा इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप सभी। ऑल डन जी, हो गया यस नोट सर। डाउन? चलिए आगे बात। हम अभी दिखाएंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ नोट डाउन? अब बात करते हैं हम लोग। जी बोलिए। सर एक मिनट रुक जाओ। पिछला नोट हो गया, नहीं हुआ अभी? सर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी देर में क्लास ओवर हो जाएगी वरना। ये सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड सेकंड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये स्प्रिंकलर से बिल्कुल अलग है। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जिसमें क्रॉप के ऊपर से वाटर जो है वो उसके ऊपर प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर सॉइल में, उस फील्ड में जो वाटर सप्लाई होगी वहां से वाटर जो है लगातार रिलीज होता रहेगा और वो क्रॉप्स के अंदर जाता रहेगा। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जैसे ड्रिप लगाते हैं ना, ड्रिप लगाते हैं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है जो भी हमको दिया जाता है वो सीधा हमारी बॉडी में जा रहा है, यहाँ से वाटर सीधे सीधे सॉइल में जाएगा, सॉइल से सीधा क्रॉप को मिलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया गया है, इन कहाँ देखा जाता है ये देखा जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र, कर्नाटका के अलावा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और किसके लिए होता है ये मेनली होता है फॉर फ्रूट क्रॉप्स के लिए। ठीक है,
इसके अलावा इसमें ना एक और न्यू मेथड जनरेट किया गया है, इसे नोट करके लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिगेशन। ये फर्टिगेशन क्या है देखिए, फर्टिगेशन क्या होता है, ये एक इनोवेटिव मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ हम इसमें फर्टिलाइजर भी अवेलेबल करा देते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और वाटर भी अवेलेबल होगा। तो फर्टिगेशन में क्या करते हैं, इन दिस along with drip system या drip irrigation, fertilizers are also provided। इसके साथ साथ हम क्रॉप प्लांट्स को हम फर्टिलाइजर भी दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे हुए, इससे मैक्सिमाइज हो गई फार्म प्रोडक्टिविटी, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और दूसरा क्या हो गया, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी मिल गया और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया आपका फर्टिगेशन। तो यहाँ पर हमने इरिगेशन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है। सर एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके, जैसे मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में।